नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से जो अंक विभाजन है वो एक बार आप समझ लीजिए। ये जो चैप्टर है इसमें से हमें कुल मिलाकर 5 अंक के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। इसमें हमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का एबेसेदा वाला क्वेश्चन मिलेगा, 1 अंक का होगा। इस चैप्टर में से हमें एक अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी मिलने वाला है, वो भी 1 अंक का होगा। इसका जो आंसर है वो हमें एक लाइन या एक शब्द में देना होगा। इसके साथ में हमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलने वाला है, 3 अंक का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में से कुल मिलाकर हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 5 अंक के होंगे। ये जो 3 अंक वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें एक आंतरिक विकल्प भी मिलने वाला है, मतलब इसके साथ में हमें अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ है कि कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 तो ये क्वेश्चन हो गए, एक अथवा वाला हो गया, तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आएंगे। और हालांकि करने उनमें से ये 3 ही है, ये तो कंपलसरी है, इनमें दोनों में से एक करना होगा। क्लियर हो गया ये तो विद्यार्थियों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में लगातार समय के साथ में वीडियो उपलब्ध कराते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर पहला जो प्रश्न है वह है आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। तो देखिए, जो एक आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श एमीटर जो कि श्रेणी क्रम में लगता है इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो क्रमशः अनंत वोल्टमीटर का, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। जो चल कुंडली धारा मापी है इसको हम वोल्टमीटर तथा एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, लेकिन चल कुंडली धारा मापी से वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम किसी धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर चल कुंडली धारा मापी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन होगा, वो ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करता है। हमारे पास में कोई आवेशित कण है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रहा है। देखिए, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक समान चाल से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि यही आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है केवल विद्युत क्षेत्र, तो ये तो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र तो किसी आवेश से पॉसिबल नहीं है। सी जो स पार्ट है वो है विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक समान चाल से गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। यदि यहाँ पर त्वरित चाल होती तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला ऑप्शन सही होता। कि यदि इसकी जगह क्या मिल जाए आपको कि जो आवेश है वो त्वरित चाल से गति करता है, तो इनके साथ में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ में हमें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक सीधे तथा
लंबे धारावाही चालक तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है। इस तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। हमें इसे बता रखा है कि एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, इसमें से I धारा यदि प्रवाहित हो रही है, r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है μ0 I अपॉन 2 पाई r के इक्वल। अब यदि हम इस वायर से r/2 दूरी पर डिस्टेंस हमने क्या कर दी है, आधी कर दी है, तो जो नया चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा, जबकि धारा उतनी ही है। तो μ0 I अपॉन 2 पाई r/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, r/2। तो ये जो 2 है वो बट्टे से ऊपर चला जाएगा, b' बराबर ये 2 बट्टे से ऊपर चला गया तो हमारे पास में रह गया है μ0 I अपॉन में 2 पाई r, और μ0 I अपॉन में 2 पाई r है। ये हमारे पास में b है, तो b' इक्वल टू आ गया है 2b। ऑप्शन हम यदि यहाँ पर देखेंगे तो हमें पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा 2b। इसमें पहला ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर विद्यार्थियों, हम आपके लिए अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार समझ लीजिए, समझते हुए कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। एक टोरॉइड में के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है एवं इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो, तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। विद्यार्थियों, टोरॉइड इस प्रकार की एक आकृति होती है, एक खोखला कुचालक बेलन, इस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हो। यदि उसको मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया जाए, इस तरीके से यदि उसको वृत्ताकार रूप दे दिया जाए, तब उस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, टोरॉइड कहेंगे। इस तरीके से हम दे सकते हैं। यहां पर आप समझ लीजिए, ये हमारे पास में एक टोरॉइड है। तो इस टोरॉइड के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, इस भाग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B बराबर μ0 n I के इक्वल। इसे हम B बराबर μ0 कैपिटल N अपॉन में 2 पाई r भी पुट कर सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इसकी अक्ष के ऊपर उत्पन्न होता है। बट यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस जगह पर मतलब बाहर वाला जो क्षेत्र है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसके अलावा ये वाला जो स्पेस है, ये जो बीचों बीच जो स्पेस है, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चुंबकीय क्षेत्र केवल इसके अंदर जो खोखला भाग है, इसके अंदर ही उत्पन्न होता है। तो हमें पूछा है इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। स ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है। धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जबकि संधारित्र के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो उसका पथ होगा कि हमारे पास में कोई आवेशित कण है और उसका जो आरंभिक वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, तो उसका जो पथ है वो किस प्रकार का होने वाला है। देखिए, जैसे मैं कंसीडर कर लूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और यदि इसके लंबवत यदि कोई आवेशित कण गति करता है तो इसके ऊपर बल लगेगा, और बल लगने से जो आवेशित कण है उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। यदि इस तरीके से आवेशित कण गति कर रहा है तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार पथ हो जाएगा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण का जो वेग है वो एक दूसरे के लंबवत होता है, तो कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। क्लियर।
F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के रूप में बल लगता है, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो F बराबर क्यू वी बी बल लगेगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नवा जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि यदि M चुंबकीय आघूर्ण व B चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण होगा। देखिए बल आघूर्ण टो बराबर हमने पढ़ा है इस चैप्टर में M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसे हम टो बराबर एम बी साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, एम बी साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस गौर करके देखेंगे तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसमें ब ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तब इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में एक कण है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए ये हमारे पास में आ गया है प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, ये प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हमने ले लिया है कैपिटल M, प्रोटॉन का द्रव्यमान कैपिटल M है और आवेश हमारे पास में है कैपिटल स्मॉल q। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में जो दूसरा कण है अल्फा कण, अल्फा कण के लिए द्रव्यमान, देखिए अल्फा कण के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका जो द्रव्यमान है वो मैं m डैश से लिख देता हूं और वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। फिर हम बात करते हैं अल्फा कण के आवेश की, तो अल्फा कण का जो आवेश है उसको मैं q डैश से लिख देता हूं। अल्फा कण के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर आवेश 0 होता है, इनके ऊपर प्रोटॉन के आवेश का दुगुना हो जाएगा, तो प्रोटॉन का आवेश हमने यहाँ पर क्यों लिया तो 2q इन पर आवेश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं त्रिज्या, तो r डैश बराबर m डैश, वेग यहाँ पर दोनों का है समान, तो एम वी अपॉन क्यू डैश बी, चुंबकीय क्षेत्र सेम है दोनों का, तो m डैश का मान है 4m v, क्यू डैश का मान है 2qb, तो ये हमारे पास में आ गया 2mv अपॉन क्यूबी, और mv अपॉन क्यूबी है ये हमने बता दिया है r है। और यदि हमारे को इन दोनों कणों का जो त्रिज्याओं का अनुपात यदि निकालना हो, r डैश अपॉन r निकालना हो, तो r डैश का मान हमारे पास में है 2mv अपॉन क्यूबी, r का मान है हमारे पास में mv अपॉन क्यूबी, तो ये कट जाएगा, हमारे पास में r डैश अपॉन r बराबर आ जाएगा 2/1 अर्थात 2:1 हमें प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 2:1 वाला ऑप्शन स वाला ऑप्शन होगा, इसमें स सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की विमा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की विमा ज्ञात करने के लिए मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और देखिए यहाँ से B बराबर में पुट कर दूंगा F बट्टे में क्यू वी साइन थीटा, तो B की विमा वही होगी जो F अपॉन में क्यू वी साइन थीटा की विमा होगी, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा की विमा। तो यहां से आप देखिए B की विमा क्या होने वाली है, F की विमा हमारे पास में होती m1 L1 t-2 अपॉन Q की जो विमा है वो है a1 t1, V यहाँ पर वेग है जिसकी विमा है L1 t-1, साइन थीटा एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है।
यहाँ पर आप देखें M1, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो L0, T-3, A-1, ये आ गई हमारे पास में B की विमा। B की विमा हमें प्राप्त हो गई है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब की बार हमें क्या कहा गया है कि दो अनंत लंबाई के समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। हमारे पास में दो अनंत लंबाई के वायर हैं, एक वायर इस तरीके से हैं, दूसरा वायर भी इसी तरीके से हैं। दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, समान धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I तो इसमें भी I प्रवाहित हो रही है। इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए इनका मध्य बिंदु इससे स्मॉल r दूरी पर है, इससे भी स्मॉल r दूरी पर है, तो मध्य बिंदु तो इन दोनों वायर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ से r दूरी के ऊपर बिंदु P है, यहाँ से भी r दूरी पर बिंदु P है। तो देखिए इस वायर के कारण से यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। इस वाले वायर की वजह से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो होगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B1 जो कि μ0I/2πr, ये लग रहा है अंदर। ये कहाँ काम कर रहा है? अंदर काम कर रहा है। फिर दूसरा वाला जो तार है इसके स्मॉल r दूरी पर, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से, तो अंगूठा इसकी दिशा में, अंगुलियां इससे बाहर की ओर होगी, उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसको मैं B2 से पुट कर दूं। B2 बराबर μ0I/2πr, और ये है बाहर की ओर। ये किधर है? बाहर की ओर है। क्लियर? तो एक के कारण से अंदर की ओर लग रहा है, दूसरे वायर की वजह से उतना ही बाहर की ओर लग रहा है। दोनों के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तत्पश्चात इस दोनों इनके मध्य बिंदु पर कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा। कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा? एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से शून्य हो जाएगा। इसमें द ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है एक गतिमान आवेश के द्वारा, या दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र द्वारा। तो देखिए गतिमान आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो गतिमान आवेश द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो ऑप्शन है कि एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी वहां पर क्रिएट होता है। तो इन दोनों के कारण से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देन यहाँ पर इसका जो द ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें ऑप्शन ए मतलब ए और ब दोनों सही है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्वतंत्र है। एक धारावाही लूप के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA। यह है किसी धारावाही लूप के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। N यहाँ पर है फेरों की संख्या, N यहाँ पर क्या है? फेरों की संख्या। I यहाँ पर है उस लूप में से बहने वाली धारा, और A यहाँ पर है उस लूप का क्षेत्रफल। अब हमें पूछा है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है स्वतंत्र है। देखो इन पर तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर कर रहा है, इनमें से स्वतंत्र किससे हैं? तो यहाँ पर आप देखें चुंबकीय क्षेत्र से जिसमें ये स्थित है, लूप में धारा से, ये लूप में धारा से तो स्वतंत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लूप के क्षेत्र से मतलब क्षेत्रफल से भी स्वतंत्र नहीं है, चक्रों की संख्या मतलब n से भी ये स्वतंत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से जिसमें ये स्थित है, इससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान
पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए साइक्लोट्रॉन के अंदर हमें गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है के बराबर हम जानते हैं 1/2 mv², और हमारे पास में जो v की वैल्यू होती है वो देखिए किस प्रकार से होती है, QVB बराबर होता है mv² अपॉन में r के। यहाँ से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, QBr अपॉन m ये v के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से v का मान जब हम पुट कर दें तो 1/2 mv², मतलब q² b² r² बाई m का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, k बराबर हमारे पास में आ गया है q² b² r² अपॉन में 2m। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, एनर्जी है, वो हमें मिल रही है q² b² r² बाई 2m, स ऑप्शन में मिल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। अब हम लेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 16वां क्वेश्चन देखिए कि 1 एम्पीयर धारा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा दीजिए। 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में डेफिनेशन देने के लिए हम दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये जैसे हमारे पास में दो वायर हैं जिनमें से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, I1 तथा I2। दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं D कंसीडर कर लेता हूं। प्रत्येक जो वायर है इनकी जो लंबाई है वो मैं L कंसीडर कर लेता हूं। तो देखिए इन दोनों तारों के मध्य लगने वाला जो बल होगा μ0 I1 I2 L बट्टे में 2πd के बराबर होगा। यहां से समझ लीजिए कि हम I1 और I2 दोनों को 1 एम्पीयर ले लेंगे, चालक की जो लंबाई है वो 1 मीटर ले लेंगे, दोनों तारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हम 1 मीटर ले लेंगे। देन हमें क्या मिलेगा, μ0 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया अपॉन 2π, और μ0 का जो मान होता है वो 4π इंटू 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास में आ गया है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो गया है, समझ लीजिए कि दो वायर हैं, दोनों में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों की लंबाई 1 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि 1 मीटर है तो दोनों तारों के बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। तो देखिए इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब एकांक लंबाई वाले धारावाही चालक तार एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। यदि एकांक लंबाई वाले दो समांतर धारावाही चालक तार एकांक दूरी पर स्थित हो तथा तारों के मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो
प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। प्रत्येक तार से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस और डॉट के रूप में लिखनी है। जो क्रॉस का साइन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है जब वो तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, डॉट जब तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो वायर है इसमें से जो धारा बहेगी इस तरीके से बह रही है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसे होगा, इधर से बाहर होगा, इधर अंदर होगा। आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से इधर से इधर की ओर होता है। तो यहाँ पर इस वाले बिंदु की इसके कारण से भी इधर से इधर होगा, इसकी वजह से भी इधर से इधर होगा, तो अंदर की ओर होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। अब इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे कि इस वाले वायर की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर से लेकर इधर की ओर ऐसे होने वाला है। अंगूठा इधर करेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां इधर से इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर डॉट के रूप में मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आएगा ये वाला साइन और यहाँ पर आएगा ये वाला साइन। क्लियर? ये था 17वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एम्पियर के नियम का गणितीय रूप, कि एम्पियर का जो नियम है उसका गणितीय रूप क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो एम्पियर है उसका गणितीय रूप हम यहाँ पर लिख देते हैं। केवल मैं गणितीय रूप लिख रहा हूँ। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर सिर्फ गणितीय रूप भी पूछा जा सकता है, पूरा नियम भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी इसमें जो हमारे को पूछा है उसके अकॉर्डिंग गणितीय रूप ही पूछा है। और गणितीय रूप क्या होता है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद रेखा समाकलन इक्वल टू μ0 समेशन आई, अर्थात किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है। क्लियर? आगे हमें पूछा है बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। ये 18वें क्वेश्चन का आंसर था, ये 19वें क्वेश्चन का आंसर है कि बायो सावर्ट का नियम हमें ये कहता है कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती, धारा के समानुपाती, अल्पांश तथा अभिष्ट बिंदु के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती तथा बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो dB बराबर होता है μ0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर 4 पाई आएगा आर स्क्वायर, और इधर लगा देंगे हम एन कैप। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4 पाई, इसे हम आई यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की फॉर्म में भी इसको हम पुट कर सकते हैं। तो ये है बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का सीजीएस पद्धति में मात्रक गाउस होता है, और इसका टेस्ला के साथ में क्या संबंध होता है ये भी हमें पूछा है। 20वें क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता गाउस, और एक जो टेस्ला होता है वो 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। 10 की घात 4 गाउस के इक्वल होता है। ये दोनों के मध्य रिलेशन है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या पूछा गया है कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। कि हमारे पास में एक धारावाही लूप है और उस धारावाही लूप के कारण से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, 21वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे m बराबर होता है NIA होता है। ये हमारे पास में है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं।
मतलब धारामापी को यदि हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ता है और इस धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में हम एक शंट प्रतिरोध संयोजित कर देंगे। धारामापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध मतलब अल्प प्रतिरोध संयोजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या है। हमारे पास में जो 23वां क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v चाल से कोई इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो उसके पथ की त्रिज्या क्या होगी। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो होगा QVB और यही उन्हें अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है mv²/r। तो v से एक v कैंसिल हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा हमारे पास में mv/qb। तो ये होगा 23वें क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। अब हमें 24वें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए धारा सुग्राहिता को हम φ/I से पुट करते हैं, अर्थात प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विचलन φ/I से धारा सुग्राहिता से लिखेंगे NAB/C के बराबर होता है। तो कैसे बढ़ाई जा सकती है, N मतलब फेरों की संख्या, N यहाँ पर क्या है, फेरों की संख्या है। A यहाँ पर है धारामापी में प्रयुक्त कुंडली का क्षेत्रफल है। B है धारामापी में प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। इन सब को हम बढ़ाकर धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। और C यहाँ पर ऐंठन नियतांक होता है, ऐंठन नियतांक, और इस ऐंठन नियतांक को कम करके धारा सुग्राहिता को हम बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 25वें क्वेश्चन में आप देखिए कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। F बराबर होता है QVB sin थीटा, और यहाँ पर हमें थीटा बराबर कहा गया है 90 डिग्री कि लंबवत दिशा में प्रवेश कर रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 QVB साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो QVB आ गया हमारे पास में। तो बल का जो मान होगा F बराबर QVB हमें प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखिए। तो देखिए विद्यार्थी, जो साइक्लोट्रॉन है वो धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करने वाला एक उपकरण होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे होते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाने का काम करता है। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, यह एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है। कैसा उपकरण है, एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है। विद्युत चुंबकीय उपकरण है, विद्युत चुंबकीय उपकरण है। और विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसमें विद्युत क्षेत्र है, जिसमें विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को
ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करता है, पथ में घुमाने का कार्य करता है। तो ये त्वरित गति प्रदान करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र है वो आवेशित कण को एनर्जी देगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें। 27वां क्वेश्चन देखिए, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा होगी। हमें सर्वप्रथम धारामापी का प्रतिरोध दे रखा है, जिसे हम कैपिटल G से लिख रहे हैं। ये 99 ओम हमें दे रखा है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारामापी में पूर्णतः यदि विक्षेप प्राप्त करना हो तो हमें 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। इसके साथ में 1 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया है, तो S बराबर हमें 1 ओम दे रखा है। धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम जो धारा है वो हमें पूछी है। इसको मैं I से लिख देता हूं, ये हमें पूछी है। देखिए विद्यार्थियों कि I माइनस IG इंटू S बराबर होता है IG इंटू में कैपिटल G। हमें वैल्यू चाहिए इस I की, तो S का हम इधर भाग लगा देंगे, तो I माइनस IG बराबर G बट्टे में S इंटू IG, और ये I बराबर क्या आ गया, G बट्टे में S इंटू में IG प्लस में IG। देखिए यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। G का मान है 99, S का मान हमारे पास में है 1, IG का मान है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की घात -3, प्लस IG का जो मान है वो है 10 की घात -3। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.099 फिर प्लस में 0.001। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 0.0 इसको हम जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में I का मान 0.1 एम्पियर, ये हमें प्राप्त हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखेंगे कि कोई प्रणालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर 1 सेंटीमीटर में 500 फेरे हैं। फेरों की संख्या इसमें 500 है। इसमें 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I का जो मान है वो है 5 एम्पीयर। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है B बराबर μ0 n I, इसे हम कैपिटल N अपॉन में L भी लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू यदि मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल N का जो मान है वो है 500, I की जो वैल्यू है वो है 5, L का जो मान है वो हमारे पास में है 0.5। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लगा देंगे। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया है। 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56,
यहाँ से मैं ये 5 लिख देता हूँ, 10 की घात ये 3 हो गई, तो 10 की घात 4 यहाँ से हमारे पास में कम हो जाएगी, 10 की घात -4 रह जाएगी। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 230, तो यहाँ से 2 हासिल की हो गई 60, 60 और 2 यहाँ पर हो गए 62, 62.30 गुणा 10 की घात -4, जिसे हम 6.23 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला भी पुट कर सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसी परिनालिका के अंदर क्रिएट होने वाला है। अब देखिए हमें अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए कि जिसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमें R बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 100 कसकर फेरे लपेटे गए हैं, तो N बराबर हमारे पास में है 100, इसमें से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। देखिए किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0 N I 2R। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। μ0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n का जो मान है वो है 100, I का मान है 1, 2, R की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ से हम एक पॉइंट हटाएंगे, एक 0 ऊपर लगा देंगे, 2 से यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 पाई, और 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 6.28 होती है। और यहाँ से देखिए 1 2 3 0 प्लस में और 7 घात है इसमें माइनस में, तो माइनस का 4 रह जाएगा। तो ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वें क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या पूछा गया है कि एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण इसकी अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -5 टेस्ला है, तो चालक तार से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। B बराबर होता है μ0 I 2 पाई R। हमें इस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबका मान एक बार मैं पुट कर देता हूँ। B का जो मान है वो हमें दे रखा है 10 की घात -5, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I 2 पाई R। R की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.1 भी पुट कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ से एक पॉइंट हटा दूँ तो एक 0 यहाँ पर हम ऊपर लगा देंगे, ये यहाँ से इसमें चला जाएगा 2 बार में। तो देखिए यहाँ से I बराबर हमें क्या मिलने वाला है, 10 की घात -5 बट्टे में यहाँ पर हमारे पास में कोई राशि नहीं है, 10 की घात यहाँ पर माइनस में 7 है, 2 भी यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, 10 की घात -6 रह जाएगी। 10 की घात -6 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 6, केवल एक 10 रह जाएगा। कट पिट कर हमारे पास में यहाँ से 5 एम्पीयर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ गया है हमारे पास में एक सीधी लंबी धारावाही यदि कोई तार है तो उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -5 टेस्ला है, तो 5 एम्पीयर की धारा के कारण से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। और विद्यार्थियों ये तो थे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन से। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आएगा 3 अंक का होगा, इसके साथ में आपको एक अथवा में भी क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, 7-8 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, और हो सकता है 2 भी मिल जाए, क्योंकि इनमें से एक अथवा में भी आएगा, अथवा वाला भी इसमें आपको मिल सकता है, बट इनमें से एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिल जाएगा। देखिए अब आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हमें बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न मिलने वाला है, 3 अंक का मिलने वाला है, इसके साथ में एक वैकल्पिक क्वेश्चन भी मिलेगा, अथवा वाला क्वेश्चन मिलने वाला है।
हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास में एक लंबी प्रणालिका है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। लंबी प्रणालिका के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B बराबर μ0 Ni होती है। तो ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। फिर आप देखें 32वां क्वेश्चन कि दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2014 और 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। B बराबर होता है μ0 I1 I2 L अपॉन में 2 पाई D। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि एम्पीयर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एम्पीयर के नियम का प्रयोग करते हुए एम्पीयर के नियम पर देखो हम आपको बता दें, एक एम्पीयर का नियम है, एक बायो-सावर्ट का नियम है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही यहाँ पर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो ये एम्पीयर का नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। अब देखिए धारामापी का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी बड़ा है। इसमें से भी हमें देखो धारामापी क्या है, चल कुंडली धारामापी की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि आपको समझानी पड़ सकती है। टोरॉइड क्या है, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रणालिका की भांति ही μ0 Ni होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। 36वां जो क्वेश्चन है वो है बायो-सावर्ट का नियम क्या है। इस नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा गया है। विद्यार्थियों हालांकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये 4 अंक वाला क्वेश्चन है। इसकी जो सॉल्यूशन है उसका बहुत बड़ा है, बट फिर भी आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो ध्यान में रखना होगा। 37वां जो क्वेश्चन है वो है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैग्नेट्रॉन क्या है ये भी इसके साथ में पूछा जा सकता है, बोर मैग्नेट्रॉन पूछा जा सकता है। 38वां और इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है एम्पीयर का नियम लिखिए। इसकी सहायता से सीधे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है विद्यार्थियों। तो ये कुल मिलाकर ये 37 क्वेश्चन हमारे पास में है। इनमें से एक क्वेश्चन कम से कम आपको मिल जाएगा, जिसमें 37 क्वेश्चन में से ये जो 31 से लेकर जो 37 तक के जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन यदि आपको 3 अंक का मिल जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, अगले चैप्टर का हम वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।